अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इसके आतिश। एंट्रेंस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों को सुना। वो वहीं रुक गई। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से उसने अंदाज़ा लगाया कि अरूसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वो उस वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लाउंज की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने थीं, और यही सीढ़ियाँ उस सीने तक जाती थीं जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोचकर दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। लॉन का चक्कर काट कर वो कसरे फारूकी के पिछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब उसके सामने स्याह आबनूस का बेहद लंबा और काफी चौड़ा मुनकश दरवाजा था, मगर उस दरवाजे के दोनों पटों को पकड़कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाजा खुलते ही तानिया पर जैसे तिलिस्मे हो शरबा का कोई बाब खुला था। कम से कम तानिया को ये जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। कसरे फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वैसे ही हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाईं तरफ का दरवाजा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लाउंज था। दूसरा दाईं जानिब का दरवाजा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और उससे आगे लाउंज था। लाउंज में बाईं जानिब अजहर फारूकी का कमरा और उसके साथ ही लाइब्रेरी से मुल्हिक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रिहायशी कमरे थे। और दाएं जानिब से ही सीढ़ियां ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थीं, जहां दोनों जानिब कमरों की कितारें थीं। यानी अगर कोई इस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कसरे फारूकी का चक्कर काटकर वापस यहीं आ पहुंचता। इस पोर्शन की एक अनोखी खसूसियत थी कि वो बैक वक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दाखिली दरवाजे के सामने दबीज कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आरामदेह फर्नीचर उसे नशिस्त गाह का रूप दे रहा था। दाईं तरफ के दीवार पर बड़ा सा आईना था जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ दो कुर्सियां थीं, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थीं। और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियां थीं, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डायलर के साथ पुरानी तर्ज का फोन रखा था, मगर उस फोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाजा था, जिसके दोनों पटों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वह कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज्यादा था कि जीने वाले कमरे की बैल्कनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बैल्कनी की मौजूदगी काफी हैरान कुन थी, जबकि बैल्कनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइम्स लटक रहे थे, जिनका मधुर संगीत चांदनी रात में मबहूत कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बैल्कनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी उस कमरे में नहीं गए। उस हॉल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रेलिंग, हद तो यह है कि तमाम फर्नीचर भी मनकश आबनूसी लकड़ी का था। यूं तो सारा कसरे फारूकी ही सफ़ेद संगे मरमर से बना था, मगर स्याह और सफ़ेद का ये पुरकशिश इम्तजाज घर के और किसी हिस्से में नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाईं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक अहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने ड्राइंग रूम से आधी आवाज पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया इत्मीनान से अजहर फारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देखकर रुक गया था। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। ज़मीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज़ देकर रोक लिया। बहादुर। जी तानिया बीबी। वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी। वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही, जैसे सोच रही हो अब क्या करे।
फिर उसने हैंड बैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिश दान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ था नहीं, वो यूं ही उस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 बरस की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप था। कुशादा पेशानी पर तीखे अब्रू कमान की तरह काटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गुलाबी आंखें जिन पर खानदार पलकों की घनी झालर थी। सतवा नाक, गाल सुर्खी माइल भरे भरे थे। होंठ गुदाज और ठोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कुंदनी थी जिसके अतराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों की आवाज़ें लटक रहे थे और कंधों पर बड़ा सफ़ेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी बिलाशुबह हसीन थी। मगर हुस्न भी तो दो तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुंधिया जाती हैं, क्योंकि कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं तो जहन यूं हड़बड़ा कर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार उन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं। अलबत्ता कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आंखों को चुंधियाते नहीं, बांध लेते हैं, यूं कि फिर किसी और तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। फिर चाहे वो आंखों से ओझल हो जाएं, उनका असर बाकी रहता है। और जितनी बार वो सामने आए लगता है पहली बार देख रहे हैं। उस लड़की का चेहरा भी उन चेहरों में से था जिनसे नजर नहीं हटती, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब तानिया की नजर नहीं हट रही थी। तानिया ने कई बार देखा था कि अजहर फारूकी किसी बुत की तरह बैठे घंटों इस तस्वीर को तका करते थे। उनकी महवियत पर तानिया को हैरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुद उस तस्वीर को देखते हुए बिल्कुल महव हो चुकी थी। मगर उसकी महवियत की वजह महज उस लड़की का हुस्न नहीं था। तानिया ने वो तस्वीर तो सैकड़ों बार देखी थी, मगर तस्वीर वाली को कभी नहीं देखा था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ये चेहरा बहुत मानूस लगता था। उसके जहन में वो सवाल सर उठा रहे थे जो बचपन में उस तस्वीर को देखकर उसके जहन में आते थे। वो कौन है? उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी है? उसका इस घर के मकीनों से क्या ताल्लुक है? मगर तानिया जानती थी कि उन सवालों को सोच लेना जितना आसान है, उनके जवाब जान पाना उतना ही मुश्किल। उसे याद था, एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो उसने मरियम से पूछा था, मामा, वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है? तुम्हें उसके बारे में जानना है? वह एकदम गैज़ और गज़ब से बोली। तानिया ने चाहा इनकार कर दे, मगर नन्ही सी बच्ची सहम कर हाँ में सर हिला बैठी। फिर क्या था? मरियम ने झपट कर उसका बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में ले लिया और उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नूरुल हुदा ने मरियम को इस हरकत पर डांटा और कोने में खड़ी दहशत से कांपती तानी के पास आए। वह इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि रो भी नहीं पा रही थी, और रोने की कोशिश में उसके हल्क से ला यानी आवाज ही निकल रही थी। 5-6 साल की बच्ची को गोद में उठाकर वो सोफे पर आ बैठे। कितनी ही देर तक नूरुल हुदा उसे अपने सीने से लगाए थपकते रहे। वो कभी उसके बालों में उंगलियां चलाते, कभी उसके मसले के गालों पर प्यार करते। बहुत देर बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई थी, मगर उसके जहन में खौफ बैठ चुका था। फिर कुछ दिन बाद अजहर फारूकी ने उसे बहुत नरमी से समझाया कि वो कभी तस्वीर वाली लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसका खौफ कुछ और गहरा हो गया। फिर उसने खौफ के मारे कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया। वक्त के साथ साथ तानी का खौफ तो खत्म हो गया, मगर वो ये भी समझ गई कि वो लड़की चाहे जो भी हो, उसका जिक्र शजरे ममनुआ है। फिर ऐसे सवाल करने का क्या फायदा जिनका जवाब न मिले? ये सोचकर उसने कभी उस लड़की के बारे में अपने जहन में तजस्सुस पैदा ही नहीं होने दिया। भला अगर दादा जान के कमरे में किसी लड़की की तस्वीर लगी है तो लगी रहे, क्या फर्क पड़ता है? एकदम से तानी को एहसास हुआ जैसे वो उस लड़की के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया कर रही है। वो बेजारी से रुख बदल कर उठ बैठी। कोई फायदा नहीं, कोई भी नहीं बताएगा कि ये कौन है। उसने कोफ से अपना सर झटका और बेड से उठने ही वाली थी कि ठटक कर रुक गई। उसकी नज़र दादा जान की स्टडी टेबल पर रखी रेड डायरी पर इत्तेफाकन ही पड़ गई थी। लोग डायरी लिखते हैं, मगर उसने दादा जान को हमेशा डायरी पढ़ते देखा था। देखूं तो इस डायरी में क्या लिखा है? उसके अंदर तजस्सुस जागा। टेबल से डायरी उठाकर वो दोबारा बेड पर आ बैठी। तकिया रखकर नीम दराज होती वो डायरी का पहला सफ़ा खोलकर पढ़ने लगी। मियाँ जी नवाब शाह के मतमूल और बाअसर जमींदार थे। बुलंदो बाला हवेली समेत कई एकड़ पर फैली अराजी पश्तों से उनके खानदानी जागीर के तौर पर विरसे में उनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात नहीं थी, अलबत्ता मरहूमा ने 2 औलादें छोड़ी थीं और दोनों ही बेटे थे, बड़े मजहर फारूकी और छोटे अजहर फारूकी। मजहर फारूकी मियाँ जी की तरह ही पक्के जमींदार थे और वाजबी सी तालीम के बाद ही वो जमींदारी के कामों में जुट गए। अजहर फारूकी का मिजाज तो ज़मींदाराना ना था, मगर उन्हें अपने आबाई पेशे से कोई ख़ास शौक़ नहीं था। उसके बजाय उन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटे का शौक़ पसंद था और साथी वसाइल की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अजहर फारूकी को हसूल तालीम के लिए बखुशी कराची भेज दिया, जो उस वक्त एक उभरता हुआ छोटा सा शहर था। अलबत्ता हॉस्टल की रिहाइश उन्हें पसंद न थी।
जब तक अजहर फारूकी मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने कराची में ही वसीह रकबे पर हवेली की तामीर मुकम्मल करवा ली। 1000 गज पर तामीर किया गया कसरे फारूकी सफ़ेद संगे मरमर से बनी पुरशिकवा इमारत थी, जिसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में 500 गज चौड़ा खूबसूरत लॉन था। बाहर से अगर ये इमारत सब्ज सफ़ेद का शाहकार थी, तो अंदर से स्याहो सफ़ेद का अजूबा। कसरे फारूकी की तज़ीन और आराइश आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ आबनूस की लकड़ी का। अजहर फारूकी ने कसरे फारूकी में रहते हुए ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मियाँ जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अजहर फारूकी वापस हवेली आ जाएं, और अजहर फारूकी को ये मंजूर नहीं था। आखिर मजहर फारूकी उनकी मदद को आए और ना जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अजहर फारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल जब सारे मामलात खुश उसलूबी से तय हो गए, तो उन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। इस मामले में अजहर फारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फर्माबरदारी से सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुओं के इंतखाब में एहतियात बरती। मजहर फारूकी की बेगम नौरीन जमींदार घराने से थीं, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची के पढ़े लिखे खानदान से थीं और खुद भी तालीम याफ्ता थीं। शादी के पहले साल ही मदर फारूकी बेटे के बाप बन गए, और पोते की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी कज़ाए इलाही से वफात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, जिंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी जिंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजहर फारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अजहर फारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे, और उनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता। मगर फरियाल को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था, और अजहर फारूकी की गैर मौजूदगी में उनका हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फारूकी शिफ्ट हो गई। लेकिन उनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती, कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे कयाम के बाद हुई थी, मगर वो नवाबशाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ जबरदस्त तसादम हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही अजहर फारूकी जाए हादसा पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का उनका बेटा मौजाना तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रखते सफर बांधा, तो उस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से उस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया, और बहुत जल्द ही वो उनकी जिंदगी का मरकज बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मिन्नतों दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलिहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम न कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया। मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलिहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था, और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं, और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए। मगर मलिहा की जिंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलिहा की तन्हाई के ख्याल से। मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं, या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलिहा फारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, और मेरा सारा वक्त खरीदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं इस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूं, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बौखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई खत्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी। फिर उसने उस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई। पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये उसके लिए इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों गई? भला इस बात के पता चल जाने में हर्ज ही क्या है? अजहर फारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे, तो तानी के बहरहाल दादा ही थे। फिर उसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती, इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। उसी वक्त दस्तक की आवाज पर तानिया उछल गई। उसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाजा खुला है। उसकी आवाज पर मुलाजिमा ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। पापा आ गए? उसने पूछा। नहीं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलिहा फारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलिहा हैं, तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊं, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूंगी।
اور اس میں جو بھی लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा। ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। उसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद नवाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकालकर बेड पर चढ़कर बैठ गई। मलिहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसे सर उठाकर देखा मगर कोई भी मुतवज्जे नजर नहीं आया तो सर झटककर वापस किताब पर नजर जमा दी। मगर किसी की नजरों का एहसास बदस्तूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नजरों की शिद्दत उसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही मगर आज सचमुच उसे गुस्सा आ गया था। उसने किताब बंद की और अपने इतराब का जायजा लेना शुरू किया। उसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने अपने दाएं जानिब चेहरा मोड़ कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हॉल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलिहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है! उसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बैठे महसूस होने लगता कि कोई उसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नजर नहीं आता और गुस्से में खोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो उसने मसले का ये हल निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हटकर बैठी थी। मगर सामने वाला भी काफी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई से घबराकर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि उस नादीदा मेहरबान की वजह से यह इकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज मी मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां उतर रही थी जब कोई उसके पीछे से बोला था। वो रुककर पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने उसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलीहा ने कहा, और उस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलीहा का जी चाहा कि उसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलिहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई है। फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियां उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ और ना मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या चाहे क्यामत के दिन। मैं यही लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मलिहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है तो उसने रुककर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज, कमीना, लोफर कहीं का। कहता है शादी करेगा। ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट। जवाब लेने आएगा। बदतहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे। मैं तो अब मर कर भी इधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज में सलवाते सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ाता। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी की ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपने तरफ गौर किया तो जी चाह सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलट कर जहां से आई थी उस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्टा। बाबा को बता दूं ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहां खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते झकते घर पहुंची तो अजर फारूक की लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आमतौर से 2 ढाई घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग खराब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। उसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा।
कुछ नहीं। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था, तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे? उसने दिल में कहा, फिर उनकी तशवीह करने के ख्याल से बोली, आप बेफ़िक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक-एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब की एक तरफ अटैच्ड बाथरूम था। बेड की पाइंती की तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही ईजल भी मौजूद था। कमरे में बालकनी भी थी जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे विंड चैम्स लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थीं। मलिहा को इन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी उन आवाज़ों को सुनती रहती। यह कमरा कुशादा तो था। उसकी एक और ख़ुसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था और इसी वजह से मलीहा ने उसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसोई से अपना काम कर सकती थी। मलीहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश करती ईजल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज इस कैनवस को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका जहन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की मगर जहन अभी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है। शायद वो विंड चाइम्स की आवाज़। उसने सोचा और उठी। बैल्कनी के स्लाइडिंग डोर को बंद करके वह मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर ईजल के सामने आराम से बैठ गई। मगर अब कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। इसी माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने ही किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा उसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो उसे देखकर हैरत से बोली। गुलबानो कहाँ है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। हम्म, मलिया ने अनखारा भरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीवी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे। बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं। मलीहा ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है। तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम्हें क्या नाश्ते में कवे खाते हो? जब देखो जबान चलती रहती है। जरा देर को चुप नहीं रहा जा सकता? बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उसे मलीहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मगर मलीहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी। वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसरे फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था जिसकी वजह से मलिया को काफी कोफ्त हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिया ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार में काले रंग की सादा सी चप्पल पैरों में डाले सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नजरें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते हुए उनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ उनके घुटने पर रखा। ये उसकी बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मुतवज्जे करने होता तो मुखातिब करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगती। अजहर फारूकी ने क्लॉक से नजर हटाकर उसे देखा। खाना खा लें बाबा जान। आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा। तुम जाकर खा लो। बाबा जान उनकी फ्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। उन्हें मलिया की बात सही लगी थी। फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया। थोड़ा सा खा लें।
آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بھوکا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز پر بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ۔ جی بابا جان، وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہدا کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی؟ اب وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا؟ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ نور الہدا کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں می میخ نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کی۔ جب تک میں نور الہدا کو لے کر ایئرپورٹ سے نہیں آ جاتا، تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹرز کی طرف پھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدا کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اور گلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو بھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے؟ دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں۔ ایک ملازم بھاگا بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے واپس آیا۔ جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی مگر آج تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نذیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں صوفے پر رکھے، کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور الہدا کے استقبال کو وہ بے نفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے، تھک کر سوچتے ہوئے اچانک اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت اسے غصہ ہی آیا تھا مگر اب وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہدا نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے آہستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا، تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکتا کوٹ جھکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نور الہدا کا خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود پر پھسلتی ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کے بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اسے چادر اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوتی اس نے نیت باندھ لی۔ نور الہدا یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔
सूरज के छप दिखाते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काट कर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी मगर अप्सरा लग रही थी। सफेद कपड़ों में एहतमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। मगर वो बेनियाज सी बनी झूले पर बैठी थी जो उसके गुदास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम से खिसका और उसका वजूद किरणों की जद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साकत खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो उस वक्त नूरुल हुदा की वहां मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रही थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मून लाइट इन सनलाइट, अमेजिंग, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। वो बाल समेट कर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसने जग में डाला और जग ग्लास समेत ट्रे में रख के बहादुर को थमाकर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का ग्लास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलिहा, उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलिहा नर्वस होगी कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। इसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुककर बोले, आई एम रॉन्ग। इस पर वह एतमाद से मुस्कुराए, नॉट इन डीड। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली ग्लास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलिया समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे। इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गई। मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ। तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं। बस जो बाकी घर वाले लेते हों। अलबत्ता चाय स्ट्रांग होनी चाहिए। गुलबानो को हिदायत देकर वो पलटे तो मलिहा को देखते उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपेंड? उसने भी फौरन से जवाब दिया, नथिंग। उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउज़र पर टी शर्ट पहने डाइनिंग टेबल पर थे। मलिहा डाइनिंग टेबल पर ही उनके मुंतजिर थी। उन्हें देखकर उसने गुलबानो को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूरुल हुदा ने निवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया फिर मलिहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में पूछा, न्यूज़पेपर? मलिहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूं ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छपती हैं कि पढ़कर भूख ही उड़ जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता खत्म होने तक वो अखबार भी खत्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तय करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ एक कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोली। फिर अखबार उठाते हुए उसने बहादुर को आवाज़ दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज़ क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जूस का गिलास ले आ पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? ग्लास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीबी साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते हुए उसे कहा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ गई सामान सेट करवाना चाह रहे हैं और हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर बाद नॉक करके उनके कमरे में आई तो सारे ब्रीफ केस खुले हुए थे। एक बड़ा अटैची केस तो बेड पर ही खुला रखा था और खुद नूरुल हुदा हाथ में हैंगर लगे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़े थे। मलिहा, आ जाओ, उन्होंने पलटकर उसे कहा। फिर वार्डरोब में देखते हुए बोले, ये सब किसने खरीदा है? मैंने। बाबा जान का हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूं। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी भी लगे या नहीं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर यूं ही चुप हो गई। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा। इन्हें कहाँ रखूं? उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाएं, मैं रख देती हूँ। उसने बढ़कर उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ देखकर नूरुल हुदा साइड में हो गए। ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला। फिर लाइटर से सिगरेट जलाते हुए सूटकेस में से अपने डॉक्यूमेंट्स वाले बैग निकालने लगे। तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकाल कर देखा और उनके होंठों में दबा सिगरेट देखकर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं।
नूर उल हुदा ने चौंक कर सर उठाते हुए उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिगरेट बुझा दें। अचानक ही उसके लहजे में जो इस्तेहकाक आया था, उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था। लेकिन नूरुल हुदा ने न सिर्फ महसूस किया था, बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेर लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट एशट्रे में बुझाया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, तो फ़ौरन ही माज़रत करने लगी। सॉरी, मैं आम तौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फौरन बोले, इसे मैं खुद रख लूंगा, तुम रहने दो। वो उसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतलें निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और उसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। उसी वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गए। आइए बाबा जान। नूरुल हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी सुबह जाग गए, नींद नहीं आई? नींद तो आ गई, पर आंख जल्दी खुल गई। फ्लाइट में सोता रहा था, शायद इसीलिए। अब आगे क्या इरादा है? क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिजनेस शुरू करूं। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोले। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या बिजनेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं, मगर मेरा ख्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूं। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन आराम करो, फिर इन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गए हो तो सारी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूंगा। बल्कि अगली बार नवाबशाह जाते हुए मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। अब्बाजान प्लीज़, ज़मींदारी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊंगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने हाथ में ही रखें। नूरुल हुदा बड़ी इनकिसारी से बोले थे। बाबा जान हंसे और कहने लगे, अजहर फारूकी का बेटा कहता है कि उसे ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे। मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बुवाई कटाई के काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। फिर वो अचानक ही संजीदा हो गए। दिलचस्पी की बात की है तुमने। मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी और ना है। भाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़कर भी ज़मीनों की तरफ नहीं देखा। मगर बाप दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकती। मलिहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी, और नूरुल हुदा बाबा जान के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ देर तो खड़ी उनकी बातें सुनती रही, मगर जल्दी बोर हो गई। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूरुल हुदा उनके सामने जिस जगह पर खड़े थे, मलिहा की तरफ उनकी पुश्त थी, और वो उनकी नज़र में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। उसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्तगी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी और ना महसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलट कर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बैठ जाओ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेहकाक आ गया था, और फिर फ़ौरन ही अपनी बात कहकर वो मलिहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलिहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलिहा ने भी उनका हक जताना महसूस किया था, मगर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे, और वो फिर से बोर होने लगी थी। मगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान गई थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो उसे पूरी जान से महसूस कर रहा था। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।